अब मैं थोड़ा आता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है, जिस पे आप बड़ा कहते हैं कि मज़े ले लेके आप चुटकी लेते रहते हैं, और आजकल वो एक जुमला भी बन गया, आत्मनिर्भरता। जी जी, हाँ, जी जिसको लेके बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से जी कुछ चुटकुले भी बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं, और बहुत सारे इस पे हंसी मजाक भी हो रहा है, और लोग बड़े सीरियसली भी उसको लेके आ रहे हैं। जैसे उन मज़दूरों को दिखा रहे हैं कि भाई आप कुछ करें ना करें, हम आत्मनिर्भर हैं, हम पैदल भी चले जाएंगे। तो ये तमाम बातें हैं। इसके जो आत्मनिर्भरता का अचानक कोरोना के समय में जी ये राग अलापना, और वो जो पिल्लर कह रहे थे 5 पिल्लर हैं, क्या क्या सब चीज़ें हैं, तो अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि पिल्लर गड़ेंगे कहाँ, पहला तो ये है। लेकिन जो भी हो उन्होंने बता दिया है। अब इसके पीछे की क्या मतलब मानसिकता है, अचानक ये क्या बोलते हैं, पैकेज के नाम पे आप आत्मनिर्भरता का क्यों गाना गाया जा रहा है? देखिए हिम्मत जी, जो अभी आत्मनिर्भरता का इन्होंने एक शगुफा, मैं कहूँगा शगुफा छेड़ा है, तो क्या इस देश की जो आज की जो आबादी है, जो इस देश की जो जनता है, क्या हम लोग अभी तक आत्मनिर्भर नहीं थे? आप ये बताइए कि पिछले 6 साल में इन्होंने कोई कंपनी बनाई हो? जी, आप इंस्टीट्यूशन की तो बात छोड़िए, नहीं तो कंपनी बनाई ना भाई, उसको राफेल का पूरा हो दिया। नहीं, वो सारी जो वो तो उनकी अपनी वो कंपनियां थी जिससे उन लोगों को, उनके लोगों को फायदा होना, उनके दोस्तों को फायदा होना। मैं सरकारी स्तर पर कोई ऐसी कंपनी बनाई हो, या कोई इंस्टीट्यूशन बनाया हो, या आपकी यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई अस्पताल बनाया हो, 6 साल के अंदर आपने देश में बनाया क्या? आप ये बताइए, आज देश में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो पहले नहीं थी? भाई आज जो देश के जितने भी, यहाँ एक चीज मैं और आपको जोड़ दूं कि बाकी कहीं कुछ था कि नहीं था जी, बिना एक ईंट डाले हुए जी जी यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेलेंट, जी जियो यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, समझ गया आपका इशारा। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने आगे एडवांस हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जियो यूनिवर्सिटी का एक ईंट भी कहीं नहीं लगा। उस यूनिवर्सिटी को ग्रांट भी दे दी गई, उसको खुद प्रधानमंत्री ने उसको जो है अवार्ड भी दिया है। एक बढ़िया बिल्डिंग खड़े करे, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बने जिसमें अभी छात्र गए भी नहीं है, जिसकी ईंट नहीं लगी, उसको अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड भी दिया गया। तो ये हमारी एक, मैं तो कहूँगा हमारी एक बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस यूनिवर्सिटी को नहीं देख पाए जिसको अवार्ड मिल गया। तो ये भी हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि, और मैं एक बात और कहूँगा आपको कि ये सरकार से अगर पूछा जाए या भक्तों से पूछा जाए कि आपने अब तक 6 साल में करा क्या है, तो वो भक्त बेचारे जवाब ही नहीं दे पाते। आखिर क्या चीज़ मैं उनसे कई बार मैं उनसे पूछता हूँ, आप ये बताइए कि आपने बनाया क्या है? तो उन्होंने बनाया तो कुछ नहीं, बस उन्होंने तो सिर्फ नाम रखे हैं, वो बता देते हैं। देखिए जी, आज प्रयागराज का हाल देखिए, प्रयागराज का हाल क्या देखिए, उसका नाम तो वाराणसी था, आपने उसको प्रयागराज बना दिया। मुगल सराय को आपने जो दीनदयाल कर दिया आपने, और क्या करा, दिल्ली की सड़क को आपने जो है आज वो बना दिया है, रेस कोर्स को आपने मानव कल्याण, क्या वो लोक कल्याण मार्ग नाम रख दिया। अब वहाँ बताइए कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। देश के कल्याण के तो छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ इस देश का जो आज जो बेरोजगार है ना, उसका भी आप कल्याण नहीं कर पाए। और तो और जो सबसे बड़ा जो आपने इस देश का जो बहुत बड़ा, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, वो शिक्षा के स्तर पे हुई है। लेकिन आप अभी कह रहे थे आत्मनिर्भरता को लेकर कुछ मास्क बना रहे हैं शायद। हाँ, देखिए हमारे प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोलते हैं कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि इस कोरोना पीरियड के अंदर 2 लाख मास्क और 2 लाख पीपीई किट हम डेली बना रहे हैं। हम देखिए कोरोना के अंदर कितना बड़ा हमने काम किया, हम पूर्ण आत्मनिर्भर हो गए एक मास्क बनाने में और एक पीपीई किट बनाने में। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए, 2 लाख मास्क और 2 लाख पीपीई किट बनाने से हमारा देश कैसे आत्मनिर्भर हो रहा है? अगर आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो मजदूरों ने 2 लाख पीपीई किट और 2 लाख मास्क बनाया, उनकी मजूरी भी 200 रुपये नहीं पहुँचती। तो आप क्या सोच के बनाते हैं, क्या सोच कर बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आपको तो प्रधानमंत्री पद से हट जाना चाहिए। आप वो काम कर रहे हैं जो काम चपरासी का होता है। वो मैं मान सकता हूँ कि वो ऐसी गलतियां कर बैठे हैं। जो देश का प्रधानमंत्री वो इतनी बेहूदी बातें करता है, उसको यही नहीं पता कि देश आत्मनिर्भर बनेगा कैसे। यार देश तो आत्मनिर्भर था, आपने तो आत्मनिर्भरता हमारी खत्म कर दी। आज आप देश को इस दोराहे पर लेकर आ गए हैं कि हमारे एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना हमारे पास इकोनॉमी है,
ना हमारे पास संसाधन रहे, ना हमारे पास वो नवरत्न कंपनियां रही देश के अंदर जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा था पूरे विश्व के अंदर। आज हालत ये हो गई है कि फॉरेन इन्वेस्टर पिछले 6 साल में कोई आके राजी नहीं है। आप पूरी दुनिया घूम कर आ गए और आज हमारे पास जो इन्वेस्टर ही नहीं है। हमारे देश की जो बची कुची कंपनियां थी वो भी आपने बर्बाद कर डाली, बेच डाली। आज आप कहते हैं जी हम रक्षा के अंदर एफडीआई लेके आएंगे, हम उसमें एफडीआई लेके आएंगे। आप इतने सालों से क्या कर रहे थे? एफडीआई के नाम पर आपने आज तक कोई भी एफडीआई नहीं करी और जितनी जो देश की एफडी थी वो आपने बेच दी। वो एफडीआई तो नहीं आई मगर एफडीआई जो बिक गई हमारी। तो हमारी एफडी जितनी बिक चुकी है, हमारा जो देश आज जिस राह पे खड़ा है, इसमें मोदी जी का मैं कहता हूँ वो है आत्मनिर्भर आदमी, वो है आत्मनिर्भर आदमी। इसलिए उनको लोगों को आत्मनिर्भरता कहने में मज़ा आता है क्योंकि वो आत्मनिर्भर है। वो जो चाहे वो कर लेते हैं, जो चाहे फैसला कर लेते हैं, चाहे नोटबंदी का रहा हो। अभी एक चीज़ और देख लीजिए, एक देश का हमारा जो, मैं ये नहीं कहूँगा वो काम अच्छा है या बुरा, मैं उसका कोई निर्णय लेने वाला नहीं हूँ, मगर जो लोग शराब पीते हैं, आज आपने उनके संग इतना बुरा दुर्व्यवहार करा है। आज आपने उनको बताया कि इन्हीं के जरिए हमारे देश की जीडीपी चलती है, इन्हीं के जरिए हमारे पास जो है सेस आता है, टैक्स आता है। वो बेचारे लोग जो 400 रुपये की दारू खरीदते थे आज वो 800 रुपये की खरीद रहे। 70% आपने ऊपर कर दिया। आप कितना भला कर लेंगे? आप ऐसे समय पर हर चीज़ महंगी कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो। और हिम्मत जी वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस दौर के अंदर जब पूरे विश्व के अंदर पेट्रोल बिल्कुल निम्न स्तर पर आ गया, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आधे रेट पर 35 रुपये लीटर पे जो पेट्रोल बिक रहा है, हमारे देश के अंदर वो 80 रुपये लीटर हो गया। डीजल का भाव आज डीजल पेट्रोल में 2-3 रुपये का फर्क रह गया। आपने क्या अच्छा करा है? आज पूरे देश को आपने बेच डाला, देश के संसाधन को बेच डाला। आपके पास आज इतना कहने के लिए ही नहीं है कि हमने कुछ बनाया है। बस बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, जुमले छेड़ना, देश को जो है गुमराह करना, यही आपका कैमरा काम रह गया। मेरा आपसे निवेदन है प्रधानमंत्री जी और हिम्मत जी, आपके द्वारा मैं बात कहना चाहता हूँ इस देश की सरकार को कि अपने जुमले छोड़िए, यथार्थ पर आइए, धरातल पर आइए, देखिए देश की हालत क्या है। देश के अंदर आज इकोनॉमी पूरी डूब चुकी है। ये जो है इमरजेंसी जो है हो चुकी है, आज तो शायद फाइनेंशियल इमरजेंसी हो चुकी है। बस ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, मगर जिस दिन भी इस देश की फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित की जाएगी, आप देखना देश पूरी तरीके से लड़खड़ा जाएगा। और अगर इसको बचाने वाला भी कोई होगा तो इसी देश का यही मजदूर होगा जो दोबारा से इसका नवनिर्माण करेगा। बहुत बढ़िया। एक चीज़ थोड़ा लास्ट चलते चलते 2-3 घटनाएं हैं, इंटरनेशनल घटना है और उस पर हम थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। एक तो हमारे मोदी जी और उनकी टीम को यूएस की गवर्नमेंट ने वो जो उनके जो ट्विटर हैंडल है जी उससे बाहर कर दिया गया जी। एक तो ये हुआ। दूसरा जो ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए। एक दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि इनके जो सबसे परम आदरणीय मित्र थे उन्होंने इनको धमकी दिया और हाइड्रोक्लोरोक्विन जो कुनैन के नाम से जाने जाती जी है जी जी, ये उन्होंने कहा कि तुम दोगे तो ठीक है जी, नहीं दोगे तो हम देख लेंगे जी। ये जो भाषा है ये शायद पहले कभी किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी कोई जो भी उसके दौर में जी। ये कहने की हिम्मत किसी और को नहीं हुई। इतनी बड़ी जो देश की बदनामी, जो देश की इज्जत दांव पे लगा दी। तीसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ कि यूएई की जो राजकुमारी हैं जी, कासिमी करके हैं, वो पूरा नाम जी, जी, मुझे नहीं जी, मालूम है, प्रिंसेस हैदी कासिमी करके हैं। वो सोशल मीडिया पर जी 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 हाँ। तो वहाँ जो है वो भक्तों को उन्होंने कहा और उन्होंने वापस सब बयान वापस लेने शुरू किए। तो ये जो पूरे दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं जी, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? आपको कुछ लग रहा है? देखिए मेरा तो ये मानना है कि विदेश नीति तो उनकी पूरी फेल हो चुकी है। अच्छा। और जिस तरीके से उन्होंने विदेश नीति का जो डंका बजाया हुआ देश में भक्तों के आगे, तो भक्त इस चीज़ को ना पढ़ते हैं ना वो समझते हैं। क्योंकि उनको तो वो कभी सनातन धर्म से आगे या हिंदू धर्म से आगे या हिंदू राष्ट्र के आगे उन्होंने कभी कुछ सोचा ही नहीं है। तो विदेश नीति तो क्या सोचेंगे? अपने देश के बारे में नहीं जानते, इस देश के इतिहास को नहीं जानते, तो इससे आगे क्या जानेंगे? जो अभी आपने बात कही मैं उसकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। इससे पहले भी हमारे देश में प्रधानमंत्री चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे हमारे राजीव गांधी रहे हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव रहे हो, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो, ये उस दौर के प्रधानमंत्री जो थे जब ये वहाँ जाया करते थे तो शायद लोगों को नहीं पता कि
मोदी जी से ज़्यादा उनका वहाँ पर इस्तकबाल होता था और उनको तरजीह दी जाती थी, उनकी बातें सुनी जाती थी। आपको याद होगा 91 के युद्ध में इराक के ऊपर जब अमेरिका ने युद्ध जब करा, जब युद्ध थोपा गया या करा या जो भी कुछ हुआ, हाँ, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि हम आपकी सरजमी को चाहते हैं कि आपकी ज़मीन से हमारे कुछ हवाई जहाज पेट्रोल लेके ईंधन लेके उड़े। उस समय ये बात है 91 की मेरे 91 के, हाँ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नरसिम्हा राव की सरकार ने साफ मना कर दिया कि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, आपके हवाई जहाज यहाँ नहीं उतरेंगे, ना हम ईंधन देंगे। तो आप ये देखिए कितनी बड़ी बात थी। ये तो एक गोली की बात है, गोली के से डर के इन्होंने सारा जो है सिस्टम वहाँ पर भेज दिया। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश के जब प्रधानमंत्री वहाँ जाया करते, चाहे राजीव गांधी हो चाहे इंदिरा गांधी हो, वहाँ पर उनका एक इस प्रकार से भव्य स्वागत किया जाता था। आज तो सोशल मीडिया है, आज आप देख पा रहे हैं, उस समय तो सोशल मीडिया नहीं थी। आज हमारे पास वो सोशल मीडिया के ना होने की वजह से उनके वो भव्य स्वागत नहीं दिखाए जाते। और जब से मोदी जी बैठे हैं, इससे पहले जो है 2005 में सोशल मीडिया आ चुकी है, तो आपको आज जरा सी घटना पूरे देश में फैल जाती है। तो आज वो देख देख के भक्त बड़े खुश हो रहे हैं। भक्तों को ये नहीं पता, उन मंद भक्तों को, इससे बड़े बड़े भव्य स्वागत समारोह हैं हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के। और उस देश के प्रधानमंत्री उस टाइम रीगन रहे हो, चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश रहे हो, चाहे आपका बिल क्लिंटन रहे हो, उनके संग हमारी बहुत अच्छी कंटिन्यूटी बनी थी, बहुत अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। और हमारे देश का जब भी नाम था, आपको याद होगा, आपको पता होगा, जिस वक्त आईटी सेक्टर हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में जब छाया, तो सबसे ज़्यादा आईटी के जो हमारे लोग थे, जो प्रोग्रामर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, सबसे ज़्यादा कहाँ गए? अमेरिका में गए। आज हालत क्या, आज उल्टा हो गया। आज वहाँ के लोग वापस आ रहे हैं, वहाँ जो सिटीजन लोग थे वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, वहाँ से उनको बेदखल किया जा रहा है। जो लोग वहाँ पर जो सिटीजन लेकर रह रहे थे, आज उनको भी वहाँ से वापस करा जा रहा है। जो लोग आज हमारे वहाँ पर रह रहे हैं, उनको सिटीजन नहीं मिल रही है। तो ये बताइए कि वो दौर अच्छा था या ये दौर अच्छा है? इन्होंने जाके आखिर करा क्या? हमारे लोगों को क्या सहूलियतें दी हैं? जो हमारे देश के लोग आज वहाँ पर रह रहे हैं, उनको क्या सहूलियतें इन्होंने दी? कुछ नहीं दी। आज हालत ये बन गए हैं कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो वापस आ रहे हैं। और ये इस वजह से नहीं है कि आप सोचें कि शायद ये एक पूरे संसार के अंदर इस टाइम जो दौर चल रहा है, उसका क्या कहते हैं, अपना मंदी का दौर। ये मंदी, इससे पहले बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी 2007, 8, 9 के अंदर, पर तब भी ऐसे हालात पैदा नहीं होते। आज मैं आपको एक छोटी सी बात हमें सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मुल्क के अंदर, मैं दिल्ली की बात करता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली के अंदर जो आदमी कभी 20-25 लाख का फ्लैट या 20-25 लाख की ज़मीन खरीद लेता था, आज वो आदमी 10 लाख का, जबकि सस्ती हो गई ज़मीन, नहीं खरीद सकता। इसका मतलब पैसा नहीं, मार्केट में जब तक परचेजिंग पावर नहीं होगी, देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? आज जो आदमी 20,000 रुपये कभी अपने त्यौहार में लगा देता था, आज वो 5,000 रुपये खर्च नहीं कर पाता अपने त्यौहार के लिए। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा मंदी है, हमारे पास पैसा नहीं है, परचेजिंग जो हमारी पावर थी ख़त्म कर दी गई है। अगर परचेजिंग पावर कहीं रह गई है तो इस देश के ब्राह्मण और बनियों के पास है। और जो सरमाएदार है, बड़े बड़े जो इस देश को इस वक्त चला रहे हैं, सिर्फ परचेजिंग पावर उनके पास है। आज भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, जगुआर जैसी गाड़ियाँ खरीदते हैं, ऑडी जैसी गाड़ियाँ खरीदते हैं। हमारे लोग तो जिनके पास साइकिल थी, स्कूटर था या कार थी, वो बिक गई। और इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर तो आदमी इतना परेशान हो चुका है कि उसके घर का किराया नहीं है। आज उसके घर का किराया नहीं, उसके पास खाने के लिए नहीं है। तो आप बताइए पैसा है कहाँ? जो ये कहते हैं पैसा पैसा पैसा, हमने इतना पैसा दिया। अभी 20 लाख करोड़ की बात आप सुन लीजिए। 20 लाख करोड़ के अंदर कौन सा ऐसा पैकेज इन्होंने दिया कि इस देश के मजदूर किसान को, परसों प्रधानमंत्री जी हमने 1500 करोड़ रुपए दे दिया है किसानों के खाते में। कहाँ गया भैया पैसा? वो आपने किन किसानों को दिया? आपने उन किसानों को दिए जो जमींदार किसान है, उसके जी वो भी नहीं है। जो किसान के, जो जमींदार किसान के पास काम कौन करता खेतों में, वो बहुजन मजदूर काम करता है, उनके खातों में कोई पैसा नहीं है। तो आपने एक बड़े किसान के पास कम से कम 200 जो है मजदूर काम करते हैं, उन मजदूरों के पास नहीं जाएगा पैसा जाएगा उस बड़े किसान के पास, जिसका सरकार के पास रिकॉर्ड है कि ये किसान है। वो तो किसान नहीं, वो तो बेचारे किसानी करते हैं, उनके दूसरों को खेतों में, उनके पास पैसा कहाँ से पहुँच गया? ये सिर्फ बंदर बाट है, इनके लोगों में बांटा जा रहा है, इनके अपने लोगों के पास जा रहा है। और आप देखिएगा आने वाले सालों में देश भयंकर मंदी की चपेट में होगा। और इस देश के अंदर मरेगा तो किसान, मरेगा तो बेरोजगार, मरेगा तो मजदूर। नहीं, एक तो ये सारी बातें तो हुई, और ख़ास करके तमाम चीज़ें हैं जी। लेकिन एक बड़ी बात यह देखने को आई कि जो विपक्ष है यहाँ का, देश का, वो थोड़ा थोड़ा जागृत तो होना शुरू हुआ है। हालांकि अभी बहुत सारी देख रहा हूँ कि मतभेद हैं। तो क्या कहीं लग रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ी कोई मुहिम चल सकती है क्या?
देखिए, आपका कहना बहुत हद तक सही भी है, मगर मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत नहीं हूँ। कुछ एक पार्टियां हैं जो देश में चाहती है एक प्लेटफॉर्म बने और एक सशक्त, जिसे कहते हैं एक विपक्ष बने, मगर इस देश में कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आप भी जानते हैं इस चीज़ को, जो कि इस वक्त इस केंद्र सरकार के पिट्ठू बने हुए हैं, इनसे डरे बैठे हैं, वो चाह कर भी नहीं आ सकते। मगर मैं कांग्रेस को इस बारे में कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे सोनिया हो, या कांग्रेस के और भी जो नेता, उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। और मैं समझता हूँ कि अगर कांग्रेस के संग मिलकर अगर एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए तो हो सकता है कि हम इनसे लड़ सकें। मगर कुछ हमारे यहाँ कुछ ऐसी क्षेत्रीय पार्टी हैं जो कांग्रेस के संग आना नहीं चाहती, और अगर वो नहीं आएंगी तो ये मैं कहूँगा उनके लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि वो तो अपनी गरिमा खो चुके हैं, अपना आधार, अपना वोट खत्म कर चुके हैं इस सालों के अंदर, और साल 2 साल के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मगर मैं फिर भी कहूँगा इस देश में जीतेगा वो जो लड़ेगा। अगर आप लड़ेंगे तो जीतेंगे, और जीतेंगे तो आप जो है लोगों के दिल में बसेंगे। अब मेरी अंतिम बात आपसे ये है, मैं अभी आपसे एक थोड़ी सी चुटकी ले लेता हूँ। मैं तो आया था आपका इंटरव्यू लेने, मैं सोचा था कि मैं कुछ हिम्मत भाई से सुनूंगा और आपसे कुछ पूछूंगा। आपने तो उल्टा मुझ पे सवाल दाग दिए और मुझसे ही बहुत कुछ निकाल लिया, तो इसके लिए मैं आपकी फिर एक बात का तारीफ़ करूंगा कि आपका अंदर जो टैलेंट है, तो आप वो टैलेंट से अभी महरूम नहीं है। आप बेशक 2 महीने कैमरे के सामने नहीं आए, मगर वो टैलेंट आपका पूरा जागा हुआ है। आपने जो बातें जो मैंने आपसे पूछी थी वो आपने मुझसे पूछ ली, तो मैं बड़ा धन्यवाद करूंगा अहमद भाई आपके। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें एक तो दर्शकों को हम बता दें कि फिलिप भाई लगातार केवल पत्रकारिता वाले ही भूमिका में नहीं थे, इन्होंने अपने ढंग से कुछ लोगों से मदद मांगी और वो मदद जो है जो सबसे ज़रूरतमंद थे उन तक पहुंचाई, और आज भी वो लगे हुए हैं। और ये एक अच्छी बात है, नहीं तो केवल पत्रकारिता के नाम पे पत्रकारिता नहीं, केवल ये मामला नहीं है, एक तकलीफ़ है, अपने लोगों के प्रति पीड़ा है, वो शायद वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो बनी रहेगी तो बाकी सारी चीज़ें तो आप थोड़ा कम बेसी होती रहेंगी। फिलिप भाई मैं एक बात और अपने लोगों को बताना चाहूँगा, दर्शकों को, अपने भाई, अपने साथियों को, कि अभी इन्होंने कहा कि लोगों तक मदद पहुँची, तो उसका श्रेय मैं इनको भी दूंगा, क्योंकि इन्होंने अपनी बात तो बताई नहीं। हमारे हिम्मत भाई की तरफ से काफ़ी सारी हमें सहायता जगह जगह से इन्होंने उपलब्ध कराई, जो लोगों तक राशन पहुँचा, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि ये वो आदमी है, ये वो शख्सियत है, कितना भी कुछ करेंगे कभी बोलेंगे नहीं। तो मैं इनका भी बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस समय जब मजदूरों को ज़रूरत थी उस राशन की, उस पैसे की, इन्होंने उसको मुहैया कराया और बहुत लोगों तक इन्होंने जो है मदद पहुँचाई। मैं इनका दिल से आभारी हूँ। एकदम। दूसरी बात मैं उसको ख़त्म करता हूँ इस बात को कि कोई सब लोग मदद करने के लिए, बहुत सारे लोग, ये एक तरह से मानवता या जो उसकी जो मानवीय गरिमा है और इसमें ये भी निकल के आई, वो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसकी तो बात होगी। उन सबको भी जो ऐसे हालात में मानवता के पक्ष में खड़े हुए, लोगों के मदद के लिए खड़े हुए, उन सबको ये देश सलाम करता है। और वो कोरोना वॉरियर्स दरअसल वही हैं जो लड़ाई लड़ रहे थे, अपने लोगों की मदद कर रहे थे, और एक पूरे देश में जगह जगह नेटवर्क काम कर रहे थे। उसी नेटवर्क के जरिए सब जगह कुछ न कुछ जो भी पहुंच सका, जितने भी पहुंच सकी चीज़ें, राहत पहुंच सकी, वो तो हुई। लेकिन ये कोरोना काल जो बार बार हम पहले भी कहे थे कि ये केवल एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों का एक पूरा पुंज है। बीमारी तो एक अलग है, लेकिन उसके साथ जो बीमारियां हैं उससे लड़े बगैर हम किसी भी तरह से स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ समाज बनाना है तो स्वस्थ व्यवस्था ले आना होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलने के लिए मैं हिम्मत सिंह और हमारे फिलिप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आज आपने जो हमारे को लोगों से रूबरू कराया, बहुत बहुत धन्यवाद।